पसीना आने से आपको ठंडक क्यों महसूस होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है आमिर, और इसका जवाब देने के लिए आइए मैं पसीने के एक छोटे से कतरे को करीब से देखती हूँ। और पसीना ज़्यादातर पानी ही होता है। तो जब मैं इसे करीब से देखती हूँ और वाकई बहुत ज़्यादा जूम इन करती हूँ, इससे भी ज़्यादा जितना मैंने यहाँ दिखाया है, जब मैं वाकई जूम इन करती हूँ तो मुझे ज़्यादातर यही वाटर मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स, थोड़ी सी ज़्यादा वजाहत के लिए मैंने इसमें ऑक्सीजन को नीला बनाया है, और फिर वो हाइड्रोजन्स जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने सफ़ेद में दिखाया है। हम सब जानते हैं कि पानी को कभी कभी H2O कहा जाता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन्स के लिए है। तो इनमें से हर एक H2O का मॉलिक्यूल है या पानी का मॉलिक्यूल है। जो मैंने यहाँ नीचे बनाया है, ये आपकी जिल्द के मॉलिक्यूल्स को सादा करके दिखाया है, सिर्फ आसानी के लिए। ये आपकी जिल्द के मॉलिक्यूल्स हैं, असल में ये जिल्द के खुलियात के हिस्से हैं। ये असल में खुद जिल्द के खुलियात भी नहीं हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो जिल्द के खुलियात को बनाते हैं। और बिल्कुल यहाँ ये पसीने के मॉलिक्यूल्स हैं, या असल में ये सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो सवाल ये है कि पसीना आपको ठंडा क्यों करता है? इसे यूं भी कहा जा सकता है कि जिल्द की सतह पर पानी होने से आपको ठंडक क्यों महसूस होती है? और इसका जवाब देने या इस सवाल पर सोचने के लिए हमें ये सोचना होगा कि टेम्परेचर का मतलब क्या है, या टेम्परेचर असल में होता क्या है। टेम्परेचर जो हम महसूस करते हैं वो असल में किसी चीज के मॉलिक्यूल्स की मोशन ही होती है। तो ज्यादा टेम्परेचर का मतलब है कि वो ज्यादा तेजी से हरकत कर रहे हैं। कम टेम्परेचर वो कम हरकत कर रहे हैं, और वो मुख्तलिफ तरीकों से हरकत कर सकते हैं। वो ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं, यानी वो वाकई इधर उधर हरकत कर रहे हैं। वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं, वो किसी ना किसी तरह रोटेट भी कर सकते हैं। और आम तौर पर जितनी ज़्यादा ये मोशन एनर्जी, जिसे अक्सर किनेटिक एनर्जी कहा जाता है, इन मॉलिक्यूल्स के पास औसतन होगी, इतना ही ज़्यादा टेम्परेचर महसूस होगा। अब यहाँ पानी होने से जिल्द कैसे ठंडी होती है? और सबसे पहले जिल्द गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि पट्टे ये सारा काम कर रहे हैं, वो हरारत खारिज कर रहे हैं, वो हरारत जिल्द तक मुंतकिल हो रही है। लेकिन फिर यहाँ पानी होने से कैसे मदद मिलती है? देखें, इस जिल्द का एक खास टेम्परेचर है, एक खास किनेटिक एनर्जी है या मोशन वाली एनर्जी है। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इन सब मॉलिक्यूल्स की मोशन बिल्कुल एक जैसी है। टेम्परेचर असल में एवरेज मोशन है। इनमें से कुछ ज़्यादा तेज़ी से टकरा रहे हैं, या ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं, या ज़्यादा तेज़ी से रोटेट कर रहे हैं, और कुछ आहिस्ता कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स से भी टकराएंगे और इन्हें भी हरकत में ले आएंगे। शुरू में ये थोड़ी बहुत हरकत कर भी रहे होंगे, लेकिन जितना ये हिस्सा ज़्यादा गर्म होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ होगी, ये मॉलिक्यूल से ज़्यादा टकराएंगे। तो फर्ज करें कि ये मॉलिक्यूल इससे टकराता है, फिर वो आगे जाकर वहाँ टकराएगा, और इस तरह वो एनर्जी, ये टकराने वाली एनर्जी या किनेटिक एनर्जी, इसका कुछ हिस्सा मुंतकिल हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर का कुछ हिस्सा, हीट का कुछ हिस्सा इन वाटर मॉलिक्यूल्स को मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि सब कुछ ऐसे नहीं होता। ये वाकई थोड़ा अजीब सा मामला है। ये सब आपस में टकरा रहे हैं और हर तरह से रोटेट भी हो रहे हैं, बड़े अजीब अंदाज में। उनके पास एवरेज किनेटिक एनर्जी होगी, जिसे हम टेम्परेचर के तौर पर महसूस करते हैं, लेकिन सबके पास एक जैसी नहीं होती। कोई एक बहुत तेजी से जा रहा होगा इस तरफ, और कोई बहुत आहिस्ता। ये वाला मॉलिक्यूल बहुत तेजी से इस तरफ जा रहा होगा, और ये वाला बहुत आहिस्ता से इस तरफ जा रहा होगा। तो सोचने की बात यह है कि जब हर पार्टिकल की एनर्जी में इतना फर्क है, तो उनमें से कौन से ज्यादा इम्कान रखते हैं कि वो एस्केप कर जाएं, यानी इवेपरेट हो जाएं। और इवेपरेशन के बारे में सोचने के लिए बस ये याद रखें कि ज़्यादातर वाटर मॉलिक्यूल्स, या जो वाटर मॉलिक्यूल्स इस कतरे में हैं, इनमें एक दूसरे के लिए कशिश होती है। हम इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। तो इनमें वाकई एक दूसरे के लिए कशिश होती है, और इसीलिए एक कतरा इकट्ठा रहता है।
लेकिन अगर इनमें से कोई मॉलिक्यूल काफी तेजी से हरकत कर रहा हो और सही डायरेक्शन में हो तो इसके पास ज्यादा इम्कान होता है कि वो एस्केप कर जाए, यानी वाकई इस कतरे से बाहर निकल जाए। और ये जो मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं, इसी प्रोसेस को हम इवेपरेशन कहते हैं। इवेपरेशन, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी हो कि वो यहाँ से एस्केप कर जाए, यानी बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड्स तोड़ दे और बस इवेपरेट हो जाए, हवा में इवेपरेट हो जाए। लेकिन हमने अभी तक अपना सवाल मुकम्मल तौर पर सॉल्व नहीं किया। तो फर्ज करें कि ये वो मॉलिक्यूल है जो इवेपरेट हो गया है, ये पूरी तरह एस्केप कर गया है। तो फिर ये पूरे निज़ाम को ठंडा क्यों कर देता है? ये कतरा क्यों ठंडा हो जाता है? और असल में इसमें ये सलाहियत क्यों आ जाती है कि वो जिल्द से मज़ीद एनर्जी ले सकता है? हमने अभी कहा था कि जिनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वही सबसे ज़्यादा एस्केप करने के चांसेस रखते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा किनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हों, कुछ तेज़ हैं, कुछ आहिस्ता हैं, कोई ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, कोई कम वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा किनेटिक एनर्जी है, जो सबसे ज़्यादा एस्केप करने के चांसेस रखते हैं, जब वो एस्केप करते हैं तो क्या होता है? तो फिर एवरेज किनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर, जो असल में इस कतरे में एवरेज मोशन या किनेटिक एनर्जी होती है, अगर वाकई तेज वाले यानी जिनके पास ज्यादा एनर्जी है वो निकल जाएं, तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स बचते हैं उनके पास एवरेज में कम किनेटिक एनर्जी या कम टेम्परेचर रह जाता है। और यही चीज़ है जो मॉलिक्यूलर लेवल पर आपको ठंडा करती है।